Good morning, class 6th. Students, in this class, we are going to start our last chapter of this session, which is chapter number 11, Political Developments, the Gupta period, and the time period of Gupta period is AD 320 to AD 540. Okay, so ये हमारा पूरे सेशन का लास्ट चैप्टर है. वी हैव डन अ ज्योग्राफी पोर्शन इन डिटेल. वी हैव ऑल्सो डन अ सिविक्स पोर्शन एंड बाय दिस चैप्टर वी आर ऑल्सो कंप्लीटिंग अवर हिस्ट्री पोर्शन ऑल्सो. सो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ दो ही टॉपिक्स को देखेंगे डिटेल में, जो कि है समुद्रगुप्त एंड हर्षवर्धन. सो उन दोनों को डिटेल देखने से पहले एक बार ये जान लें कि ये जो टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, जो कि गुप्ता पीरियड के बारे में बता रहे हैं, उस गुप्ता पीरियड के मेजर रूलर्स कौन थे, हु फाउंडेड गुप्ता डायनेस्टी. तो एक ब्रीफ डिटेल तो एटलीस्ट पता होनी ही चाहिए कि क्या गुप्ता पीरियड है, टाइमिंग क्या है, टाइम पीरियड क्या है, किसने खोजा, मेजर रूलर्स, उनके कंट्रीब्यूशन क्या है. डिटेल में हम लोग दो ही देखेंगे, समुद्रगुप्त एंड हर्षवर्धन. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट गुप्ता पीरियड का टाइम पीरियड है AD 320 to AD 540. ठीक है. Now who founded Gupta dynasty? So the Gupta dynasty was founded by Shri Gupta. किसने खोजी? जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी डायनेस्टी खोजी थी? मौर्यन डायनेस्टी खोजी थी. उसी तरीके से खोजी मतलब कहीं मिल नहीं गई, उन्हें ढूंढ नहीं रहे थे वो, इसका मतलब उनके द्वारा ही बनाई गई थी वो डायनेस्टी. अब जैसे हम किसी का सरनेम होगा यहाँ पर शर्मा, तो वो शर्मा डायनेस्टी को खोज रहा है, मतलब उसके आने वाली पीढ़ियाँ उस डायनेस्टी के अकॉर्डिंग मानी जाएंगी. जैसे आप किस खानदान के हो तो आपका सरनेम बहुत इम्पोर्टेंट है. हम राजपूत हैं, हमारे जो बिलोंगिंग्स हैं वो राजपूती थी. ठीक है, तो हम उनके वंशज हैं, तो उस वजह से जाना जाता है आपको उनके वंशज के नाम से. जैसे महात्मा गांधी हो गए, महात्मा गांधी के वंशज कौन है. ठीक है, तो वो क्या होगी, डायनेस्टी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेजर रूलर्स की, और वो हम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं उनके पास्ट को. Now, who was the founder of Gupta dynasty? Shri Gupta was the founder of Gupta dynasty, and the major three rulers which have been enlisted in your book are first Chandragupta first. ठीक है, ये वो वाला चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य है. वो वाला चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य डायनेस्टी के अंदर था, यहाँ चंद्रगुप्त फर्स्ट नाम दिया गया है. ओके, चंद्रगुप्त के बाद हम समुद्रगुप्त को डिटेल में देखेंगे. चंद्रगुप्त की डिटेल हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट योर इन सिलेबस. सो समुद्रगुप्त की हम लोग डिटेल देखेंगे एंड चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है. चलिए, सो एक ब्रीफ डिटेल हो गई, टाइम पीरियड हो गया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ गुप्त पीरियड एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अ डिटेल टॉपिक विच इज समुद्रगुप्त. आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ मौर्यन एम्पायर, हु फाउंडेड मौर्यन एम्पायर? चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है, ये वाला चंद्रगुप्त नहीं. सो जैसे मौर्यन एम्पायर एक तरीके से बिखर जाता है, many small kingdoms had emerged over all the country. These kingdoms were the Shakas, the Pallavas and Kushanas. इनके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. Of them, the Kushanas emerged as the most powerful. अब छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया एक तरीके से. जब एक राजा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी है, तो मौर्य डायनेस्टी का मतलब एक बड़ा सा एरिया वो कवर अप कर लिया. अब जैसे मौर्य डायनेस्टी बिखर रही है, मतलब छोटे छोटे राज्य डायनेस्टी से अलग होकर अपना स्वतंत्र राज्य बना रहे हैं. अब इन सभी छोटे छोटे राज्यों में कुशानाज नाम की जो डायनेस्टी थी वो बहुत पावरफुल उभर के आई. At about the same time, the Satavahanas established a powerful kingdom in the Deccan. Deccan मतलब सदर्न इंडिया में सतवानाज एकदम पावरफुल किंगडम बन के उभर के आ रही है. और बाय द एंड ऑफ 3rd century AD, ठीक है, बोथ दीज एम्पायर केम टू एंड. और बाद में कुशानाज और सतवानाज दोनों ही, इनका भी एक तरीके से इन डायनेस्टीज़ का भी अंत हो जाता है. तो मॉडर्न डायनेस्टी के पास कौन सी दो डायनेस्टी उभर के आई, हमने उनको देखा. फिर एंड में 3rd डायनेस्टी आते आते इनका भी एंड हो जाता है. उसके बाद क्या होता है, द गुप्त पीरियड इज रिच इन सोर्सेस बोथ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल. द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इज द अलाहाबाद पिलर inscription. Temples, paintings are some other archaeological sources. Work of Kalidas and accounts of Fahim and Singh
आर लिटरेरी सोर्सेज। अब गुप्त पीरियड के बारे में अब अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने मौर्यन डायनेस्टी की तरीके से एंडिंग देख ली, उसके बाद हम लोगों ने सतवाहनाज एंड कुशानाज की एंडिंग देखी, उसके बाद गुप्त पीरियड की डिटेल आती है। तो गुप्त पीरियड जो है वो बहुत समृद्ध माना जाता है। किन बेसिस पे? दो बेसिस पे। लिटरेरी सोर्सेज मतलब उस टाइम पर जो लिखित सामग्रियाँ थी वो बहुत ज़्यादा हम कहेंगे बहुत ज़्यादा विद्वानों ने अपने विचार उस टाइम पे लिखे। लिटरेरी सोर्सेज उस टाइम के बहुत ही समृद्ध थे। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम लोगों को बहुत सारी दबी हुई चीज़ें मिलती है, जिससे पता चलता है कि उस टाइम के लोग कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को बनाया था, जो कि अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में बात करें तो इलाहाबाद पिलर का नाम, इंस्क्रिप्शन छपी हुई जो भी चीज़ें होती हैं, इंस्क्रिप्शन का नाम सबसे पहले आता है ना। अगर टेम्पल्स, पेंटिंग्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में भी अगर हम देखें, उनमें भी बहुत उम्दा काम किया है इस टाइम पीरियड के लोगों ने। और अगर कालिदास को हम कौन सी पीरियड के अंदर गिनेंगे? हम कालिदास को गुप्त पीरियड के अंदर गिनेंगे। हम चाणक्य को कौन सी पीरियड के अंदर काउंट करेंगे? हम मौर्यन डायनेस्टी के अंदर काउंट करेंगे या मौर्यन पीरियड में। तो कालिदास और फाहिन ये कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनको हम गुप्त पीरियड में, इनके लिटरेरी सोर्सेज को, इन्होंने क्या योगदान दिया, इन्होंने क्या काम किया, वो हम गुप्त पीरियड के अंदर पढ़ते हैं। नाउ बिकॉज श्रीगुप्त एंड चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त की डिटेल नहीं है हमारे पास, एंड चंद्रगुप्त फर्स्ट इज नॉट इन योर सिलेबस, सो दैट्स व्हाई वी आर नाउ जंपिंग ऑन समुद्रगुप्त, बिकॉज ओनली समुद्रगुप्त एंड हर्षवर्धन इज इन योर सिलेबस. So we will move forward to page number 79 now. Samudragupta, page number 78. This point Samudragupta. Okay. समुद्रगुप्त, अब टाइम पीरियड हम याद रखेंगे, समुद्रगुप्त का 335 to 380 AD है. समुद्रगुप्त वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट. ठीक है, श्रीगुप्त ने खोजा, चंद्रगुप्त जो फर्स्ट हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट के जो बेटे हैं वो हैं समुद्रगुप्त. एंड ही असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर इन 335 AD. जैसे ही 335 AD में इनके पिता की डेथ हो जाती है, चंद्रगुप्त की डेथ हो जाती है, तो जो राजगद्दी है वो समुद्रगुप्त संभालते हैं. द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इज एन इंस्क्रिप्शन इनग्रेव्ड ऑन अ पिलर ऑफ इलाहाबाद. हमने इलाहाबाद पिलर की बात की थी इंट्रोडक्टरी पार्ट में. तो इनकी टाइम पीरियड के बारे में हमें सर्वाधिक ज्ञान कहाँ से मिलता है? हमें सर्वाधिक ज्ञान मिलता है इंस्क्रिप्शन जो कि उन्होंने इनग्रेव करवाए, गढ़वाए जिसे हम कहते हैं, उन्होंने लिखवाए, गुदवाए, कहाँ पर? इलाहाबाद पिलर के ऊपर. दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रयाग प्रशस्ति. यू हैव टू अंडरलाइन दिस. इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद के पिलर पर जो इंस्क्रिप्शन है उसको प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है. और किसको इसका कंट्रीब्यूशन या किसको इसका श्रेय दिया जाता है? समुद्रगुप्त को. नाउ द प्रशस्ति वॉज कंपोज बाय हरिसेन. लिखा है किसने? हरिसेन नाम के व्यक्ति ने. यू हैव टू ऑल्सो अंडरलाइन दिस. द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त. ठीक है, अब अगर हम प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद के पिलर से अगर हम कनेक्ट करेंगे, इलाहाबाद पिलर को और किस नाम से जाना जाता है? प्रयाग प्रशस्ति. ठीक है, और इसको किसने लिखा है? हरिसेन. एंड ये कौन थे? इनके कोर्ट में एक पोएट थे. चलिए, अब इलाहाबाद पिलर को हम लोगों ने बोल दिया प्रयाग प्रशस्ति. ठीक है, अब उसके बाद हम बढ़ेंगे हरिसेन. ठीक है, हरिसेन नाम के व्यक्ति ने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है. उस पर इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो उनके द्वारा लिखे गए. ना हरिसेन्स इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट द समुद्रगुप्त वेरियस कॉन्क्वेस्ट एंड स्मॉल किंगडम्स एग्जिस्ट एट दैट टाइम. अब कोई भी इंस्क्रिप्शन मतलब कोई भी क्यों लिखवाएगा अपनी चीज़ अपने बारे में या अपने टाइम पीरियड के बारे में? क्योंकि वो हमें अवगत कराना चाहता है कि हमारे टाइम पीरियड में क्या हुआ. अब देखिए, आप लोगों को इन बुक्स के बारे में मतलब इन बुक्स से नॉलेज मिलती है. नॉलेज हम दो तरीके से गेन करते हैं, एक तो सुन के, एक पढ़ के. ठीक है, देख पढ़ के. अब आप पढ़ रहे हो, आपको ये सारी लिटरेरी सोर्सेज कहाँ से मिले? क्योंकि किसी ने तो लिखे होंगे ना. हमें ये कैसे पता चला इलाहाबाद पिलर पे समुद्रगुप्त हैं? क्योंकि हम लोगों ने खोजा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमें ये चीज़ें मिली हैं.
और इनके बारे में स्टडी करके हमें ये पता चला है कि इसे किसने लिखा। तो हमें जब कोई लिख के छोड़ जाएगा, जैसे हमारी दादी नानी के नुस्खे होते हैं, तो अब दादी और नानी जी तो उनका देहांत हो गया। अब जब दादी नानी के नुस्खे थे वो उन्हीं के साथ चले गए, पर जब वो उन चीज़ों को लिख जाती हैं, अब नुस्खे की बात हम अंधविश्वास में नहीं करके हम लोग बोलेंगे कि बेसिक से जो घर के नुस्खे होते हैं जिससे हमारी छोटी सर्दियाँ सही हो जाती है, उनको हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब जब उनकी तो डेथ हो जाती है, उनकी डेथ हो गई है, अब उन्होंने अगर लिख दिए होंगे तो वो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होंगे। अब क्योंकि हरि सेन ने क्या किया, उनके इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में उन्होंने जो भी वॉर्स लड़ी, जो भी कॉन्क्वेस्ट लड़े, किससे लड़ाई की, किससे जीती, किससे जीते वो, या फिर उनका जो हम बोले किंगडम है वो कहाँ तक फैला था, ये सारी चीज़ें उन्होंने इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में या इलाहाबाद पिलर में एक तरीके से प्रयाग प्रशस्ति उसी को हम कहेंगे। ठीक है ना, एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट द गुप्ता पीरियड AD 320 टू AD 540। हम लोग ये देखेंगे हु फाउंडेड गुप्त डायनेस्टी, श्रीगुप्त। नाउ आफ्टर श्रीगुप्त हम लोग समुद्रगुप्त की तरफ डिटेल में देख रहे थे, क्योंकि समुद्रगुप्त आपके सिलेबस के अंदर है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के बेटे हैं एंड 335 AD में वो थ्रोन हासिल करते हैं, राजगद्दी हासिल करते हैं। कैसे? जब चंद्रगुप्त फर्स्ट की डेथ हो जाती है। एंड हम लोग इलाहाबाद पिलर के इंस्क्रिप्शन को और प्रयाग प्रशस्ति के इंस्क्रिप्शन को डिटेल में देखा है, जिसे किसने लिखा था, हरि सेन ने। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस समुद्रगुप्त प्रशस्ति. So that's it for today's class. I hope you all have understood all these topics very well. Thank you.